सभी दोस्तों को जय हिंद। आज हम लोग मैथ का टॉपिक 2D पढ़ेंगे। 2D के अंतर्गत हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन का बेसिक पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेन बेसिक होता है वो हम लोग क्लास 9 में पढ़ लेते हैं। तो आज हम लोग से उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं उनको हम पढ़ेंगे और स्ट्रेट लाइन का बेसिक पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे एक मेन फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे हम लोग को एक पॉइंट दे दिया गया हो A, उसके कोऑर्डिनेट हों x1 और y1। एक दूसरा पॉइंट दे दिया गया हो B, उसके कोऑर्डिनेट हों x2 और y2। तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी D, ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है D = अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होती है बेसिकली, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसका यूज स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, वेक्टर, 3D सभी जगह मिलता है। अब इसके बाद हम लोग भी पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला दो होते हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। तो पहले हम लोग इंटरनली पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन में होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, इसके दो पॉइंट होते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इंटरनली का पढ़ते हैं, फिर एक्सटर्नली का। इंटरनली, इसमें क्या होता है कि कोई दो पॉइंट दिए हुए हों A और B, इनको कोई एक दूसरा पॉइंट, जैसे हमने मान लिया M हो, वो किसी ना किसी रेशियो में इनको डिवाइड कर रहा हो। जैसे हमने मान लिया M1 रेशियो M2 में ये डिवाइड कर रहा है। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। जैसे हमको दिया होगा A के कोऑर्डिनेट x1, y1 दिए होगा, B के कोऑर्डिनेट x2, y2 हमें दिया होगा। तो हमें अब निकालना है M के कोऑर्डिनेट x, y, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है x = m1 ये वाला, और फिर उसके अपोजिट में दूसरे का कोऑर्डिनेट उठाते हैं, प्लस m2, फिर उसके अपोजिट में x1 उसका कोऑर्डिनेट उठाएंगे, अपॉन m1 प्लस m2, और उसका y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे इसके पॉइंट M के x और y कोऑर्डिनेट होते हैं। अब हम दूसरा पढ़ते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का पढ़ते हैं। एक्सटर्नली में क्या होता है, कोई दो पॉइंट जैसे होते हैं A और B, ये कोई दो पॉइंट होते हैं, इन्हें कोई एक तीसरा पॉइंट, जैसे हमने मान लिया ये M, ये इन्हें किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। अब ये कहते हो डिवाइड कैसे कर रहा होगा, मीन्स A की जो लेंथ होगी M से, ये जो लेंथ होगी M से सीधी, और M की B से जो लेंथ होगी ये, वो किसी ना किसी रेशियो में होगी। जैसे हमने माना A से M का रेशियो है M1 और M से B का रेशियो है M2, और A के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, और B के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। तो हम लोग के M के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? तो x = होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन
यहाँ पे m1 माइनस m2 होगा, m1 माइनस m2, ये होंगे हमारे x और y कोऑर्डिनेट। ये हुआ दूसरा बेसिक फार्मूला। हम लोग और इसमें एक्सटर्नली में एक और मेन बात होती है, इसमें कभी भी एक रेशियो 1:1 ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनली सेक्शन में पॉसिबल होगा। और वो भी होगा तो हमें एक तीसरे फार्मूला मिलेगा जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में क्या होता है, जैसे कोई दो पॉइंट हो ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 हो। इनका मिड पॉइंट मीन्स ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस ए से और बी से दोनों तरफ से इक्वल हो। उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल सकते हैं, हम दोनों के x कोऑर्डिनेट जोड़ लेंगे, उनको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और y जोड़ लेंगे, उनको डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। मीन्स x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये हमारे n के कोऑर्डिनेट हैं, x और y। हम लोग फिर तीसरे बेसिक पे चौथे बेसिक फार्मूले पे आते हैं, और वो होगा ट्रायंगल से। अब हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे। जैसे हमें ट्रायंगल कोई 3 पॉइंट दिए होंगे ए, बी और सी, तो हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। उस ट्रायंगल की मीडियन क्या होती है, मीडियन कैसे डिफाइन की जाती है, सेंट्रॉइड क्या होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सबको पढ़ेंगे। तो ऐसे किसी ट्रायंगल के पॉइंट ए, बी और सी हैं। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, और बी के हैं x2, y2, सी के हैं x3, y3। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू होगा 1/2 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ये एक अलग चैप्टर है, इसमें वैल्यू निकाली जाती है, अंदर जो भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई होती है उसकी, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ये होता है फार्मूला। और एक दूसरा एक फार्मूला और होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1/2 x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। हम लोग पढ़ेंगे मीडियन क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल में मीडियन क्या होती है। मीडियन, मीडियन मीन्स माध्यिका। किसी भी ट्रायंगल की माध्यिका होती है जो उसके साइड्स होते हैं उन पे उनके अपोजिट एंगल द्वारा, जैसे ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल क्या है ए, तो उसके अपोजिट एंगल के द्वारा किसी भी साइड पे एक ऐसी रेखा खींचना जो उस साइड को इक्वली डिवाइड करती हो। जैसे ए से हमने एक लाइन खींची हो बी पर, जो बी सी को इक्वली डिवाइड करती हो, ये और ये हमने इसे पॉइंट मान लिया डी, मीन्स बी डी इक्वल टू डी सी, ये होगा। तो ये ए डी लाइन जो होती है ये उसकी मीडियन कहलाती है। और किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होती हैं, एक ये होगी और एक ये होगी, और तीनों मीडियन एक पॉइंट पे कट करेंगी। इस पॉइंट का भी एक अलग नाम होता है, उसको बताएंगे। ये हो गई मीडियन। और मीडियन जो होती है हमेशा 2:1 में एक दूसरे को कट करती हैं। 2:1 मीन्स जो ये बी डी की लेंथ होगी, ये लेंथ जो इतनी, ये मतलब जैसे मैंने पॉइंट मान लिया वही पी,
तो AP जो होगा अपॉन PD जो होगा ये हमेशा 2/1 होगा। मीन्स इसकी जो लेंथ होगी और इसकी जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ इस लेंथ का डबल टाइम होगा। ये होती है मीडियन की खासियत। हम लोग पढ़ते हैं सेंट्राइड। सेंट्राइड में ये पॉइंट, इसी पॉइंट को हम लोग सेंट्राइड कहते हैं। मतलब सेंट्राइड एक ऐसा पॉइंट होता है जो किसी भी ट्रायंगल के मीडियन के मिलने पर बनता है, और उस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं G से। मीन्स सेंट्राइड को हम लोग G से डिनोट करते हैं। और सेंट्राइड होता क्या है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियन एक दूसरे को जहाँ पर मिलती हैं उसी पॉइंट को हम लोग सेंट्राइड कहते हैं। और सेंट्राइड के जैसे हमने कभी क्वेश्चन दिया होगा, हाउ टू फाइंड अ कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंट्राइड ऑफ एनी ट्रायंगल ABC। ABC के हम लोग को जो वर्टेक्स होंगे इनकी कोऑर्डिनेट हम लोग को दिए जाएंगे। x1 y1 हमने मान लिया, x2 y2 मान लिया इधर, और ये x3 और y3 ये कोऑर्डिनेट मान लिया। तो हमें अब सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट निकालने, ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए सीधा सीधा फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये ट्रायंगल के सेंट्राइड का सीधा सीधा फार्मूला होता है। हम लोग पढ़ते हैं, अभी इसमें एक और चीज़ बाकी है, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, उसका अधिकतर यूज होता है कंपटीशन लेवल पे, तो उसके बारे में बताते हैं भी। जैसे हमें कोई ट्रायंगल गिवन हो ABC, ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये गिवन है हमें इसमें ABC के वर्टेक्स ना बताए गए हों, बल्कि उनके साइड के मिड पॉइंट बताए गए हों। जैसे हमने ये मिड पॉइंट M1 दिया गया हो, M2 दिया गया हो और M3 दिया गया हो, और उनके कोऑर्डिनेट हों x1 y1 x2 y2 x3 और y3। हमसे कह दे कि अब ट्रायंगल के वर्टेक्स हमें बताओ, मीन्स हमें मिड पॉइंट दे दिए जाएँ साइड के और वर्टेक्स निकालने को कह दे, तो उसके लिए सीधी सीधी फार्मूला है। जैसे में A वर्टेक्स निकालना है तो एंगल A जो है वो जिन दो वर्टेक्स से मिलकर बना हुआ है, जिन दो साइड से मिलकर बना हुआ है, उन पे जो मिड पॉइंट सिचुएटेड हों उनके कोऑर्डिनेट को ऐड कर लें, और उस एंगल के अपोजिट में जो मिड पॉइंट हमें गिवन हो उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। मीन्स जैसे A के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल रहे हैं, वो क्या होंगे x1 प्लस x2 माइनस x3, ये होगा A का x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 प्लस y2 माइनस y3, ये A के कोऑर्डिनेट होंगे। इसी तरह B का x1 प्लस x3 माइनस x2, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y3 माइनस y2। अब C के कोऑर्डिनेट, C किन दोनों से मिलकर बना है x2 और M2 और M3 से, मीन्स x2 प्लस x3 माइनस x1 कॉमा y2 प्लस y3 माइनस y1। ये हो गया टॉपिक। अगर हमने कह दे कि ट्रायंगल ABC का सेंट्राइड बताओ, तो पहले अगर हमें सिर्फ मिड पॉइंट दिया हो, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रायंगल ABC का हमें सेंट्राइड बताइए, तो हम लोग इस ट्रिक से पहले इन तीनों वर्टेक्स निकालने बैठेंगे, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब इन्हीं को अगर आप जोड़ें और ध्यान से देखेंगे तो हमें सीधा सीधा यही मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये यही मिलेगा। और ये क्या हुआ, जो अंदर छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है M1 M2 और M3, इन तीनों पॉइंट से मिलकर जो ट्रायंगल बना हुआ उसी का सेंट्राइड इस बड़े वाले ट्रायंगल का भी सेंट्राइड होगा। मीन्स किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाकर जो ट्रायंगल बनता है उसका सेंट्राइड और उस ट्रायंगल का सेंट्राइड सदैव एक ही पॉइंट होता है। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक था, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज कंपटीशन लेवल पर होता है। बोर्ड में ये सब ज़्यादा नहीं पूछा था, बोर्ड में
मीडियन क्या है, सेंट्रॉइड क्या है, इन सेंटर क्या है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सब के बारे में पूछता है। हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर जो होता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं इन सेंटर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं उसको देखते हैं। जैसे कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ये ABC, अब इसका इन सेंटर क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर, ये कौन सा एंगल है? A एंगल, ये B एंगल और ये C एंगल। एंगल बाइसेक्टर मीन्स ये जो एंगल की वैल्यू होगी, जैसे हमने मान लिया कि इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, तो एंगल बाइसेक्टर मीन्स ऐसी एक, मतलब इस एंगल को हाफ डिवाइड में, हाफ में बांटने वाली एक लाइन, ये मीन्स ये एंगल जो होगा 30 होगा, ये एंगल जो होगा वो 30 होगा, तो इस लाइन को कहते हैं हम एंगल बाइसेक्टर। इसी तरह जब तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। इन सेंटर को I से डिनोट किया जाता है, इन सेंटर, इन सेंटर को डिनोट किया जाता है I से। हमें दिया गया हो उनके वर्टेक्स x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और हमें निकालना हो इन सेंटर। इन सेंटर हम कैसे निकालेंगे? पहले हमको इनके जो साइड होंगी इनकी लेंथ निकालनी होगी। अब लेंथ कह दो कैसे निकलेगी? लेंथ अभी सबसे पहला फार्मूला हमने डिस्टेंस फार्मूला बताया था, ये दो पॉइंट होंगे इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये लेंथ होगी। इसी तरह जैसे एंगल B है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी उसको स्मॉल b से डिनोट किया जाता है, एंगल A के सामने की साइड को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, एंगल C के सामने की स्मॉल c से डिनोट किया जाता है। अब इन सेंटर के लिए हमें इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x, y से कोऑर्डिनेट होते हैं, तो कैसे निकलेंगे? A x1 प्लस B x2 प्लस C x3 बाई A प्लस B प्लस C, कॉमा A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 बाई A प्लस B प्लस C। ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन्हें अगर थोड़ी बहुत भी डाउट रह गया वो वीडियो को थोड़ा रिमाइंड कर देखेंगे, फिर से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, वही बताते हैं। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर को S से डिनोट किया जाता है। अब कहेंगे कि आप इसी एक ही पॉइंट का बार बार नाम चेंज करें, SGI कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो ट्रायंगल बनाते हैं लगभग ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक यही खासियत होती है कि उसका सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर सभी एक ही पॉइंट होता है। इसलिए अगर जैसे ये ट्रायंगल एक बना देंगे तो इसका सर्कम सेंटर अलग होगा, इन सेंटर अलग होगा, और हम लोग अधिकतर कभी ट्रायंगल बनाते हैं तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसीलिए उसका सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड सभी एक ही पॉइंट लगते हैं। हम लोग देखते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर किसी भी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब कहें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, फिगर रख करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडी मतलब ये एक ट्रायंगल हो गया A, B और C, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस एक A पॉइंट से BC लाइन पर डाली गई एक ऐसी लाइन जो BC पर परपेंडिकुलर भी हो और BC को इक्वली डिवाइड भी कर रही हो, उसे हम कहते हैं क्या? उन लाइनों को, वे लाइनें जहां मिलती हैं उसके पॉइंट को हम लोग कहते हैं सर्कम सेंटर। जैसे B से डाला जाएगा AC पर परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर हो और इसको इक्वली डिवाइड कर रही हो, और C से
ए बी पर डाला जाए और वो भी परपेंडिकुलर हो और इक्वली डिवाइड कर रही हो, तो ये जो पॉइंट होगा एस, इसको हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर के जो बुक में कभी कभी फार्मूला देता है सरकम सेंटर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, वो फार्मूले यूज में बहुत लंबे भी होते हैं और उनसे यूज से लगभग आंसर निकलता भी नहीं। इसके लिए बहुत लंबा मेथड होता है, मतलब कि सीधा हम लोग इसको एक्स वाई मानते हैं और उनके कोऑर्डिनेट हम लोग को दिए होते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, हम लोग को इनके कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, इसके एक्स वाई मानते हैं। और इसमें मेन चीज़ ये यूज होती है कि किसी भी ट्रायंगल का सिर्फ सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे उसके सभी वर्टेक्स की दूरियां बराबर होती हैं। मतलब कि हम लोग इस पॉइंट को सेंटर मानकर इन सभी को रेडियस मानकर कोई सर्कल खींचेंगे तो वो सभी तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मीन्स हम लोग को इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई और इसके x1 y1 दिए होते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, फिर इसका लगाते हैं, इसका लगाते हैं और तीनों को इक्वल करते हैं और फिर उनसे हमको वेरिएबल x और y की वैल्यू मिल जाती है। इसी तरह सर्कम सेंटर फाइंड किया जाता है। और जो मेथड बुक्स में दिए होते हैं वो गलत रहते हैं, उनको करेंगे तो आखिरी में फंसना ही फंसना रहता है, आंसर आता नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक। अब पढ़ा जाएगा स्ट्रेट लाइन। सर्कम सेंटर में क्या होता है, एस ए इक्वल टू एस बी इक्वल टू एस सी, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो होते हैं एस के कोऑर्डिनेट उसको फाइंड किया जाता है। अब पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पर कोई भी पॉइंट है, जो भी पॉइंट उस पर सिचुएटेड होगा उसकी स्लोप हमेशा सेम होगी। और यहाँ पे टर्म आया स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप को समझा जाएगा। पहले में एक जनरल फार्मूला पढ़ लेते हैं, मतलब जनरल फॉर्म क्या होता है किसी स्ट्रेट लाइन का। यहाँ से पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब कह दिया गया सीधा सीधा जनरल फॉर्म हो गया? नहीं, ये तब तक नहीं होगा जब तक ये ना कहा जाए कि a वेरिएबल और b वेरिएबल इन दोनों में से कोई ना कोई हमेशा नॉन जीरो होगा। अगर ये दोनों एक साथ जीरो हो गए तो c इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि कोऑर्डिनेट में सिर्फ जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसको डिनोट करता है। और ये एक पॉइंट है ना कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए कहा जाता है a और b दोनों में से कोई ना कोई हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। ये हो गया जनरल फॉर्म लाइन का। हम लोग पढ़ते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, जैसे लाइन हो गई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो उसका tan वैल्यू मीन्स tan थीटा, इसको कहते हैं हम लोग स्लोप। और स्लोप को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। स्लोप तीन फॉर्म में हम लोग निकालते हैं, एक जनरल फॉर्म में इक्वेशन दी होगी तब स्लोप निकालते हैं, एक बताया जाएगा कि कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से कितना एंगल बना रही, फिर उसका हम tan वैल्यू निकालेंगे, वो एक स्लोप हो जाता है। और तीसरा निकालते हैं कि अगर कोई दो पॉइंट दिए हों, मतलब a पॉइंट एक ये दिया हो और b पॉइंट दिया हो जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 हो, इसके हो x2, y2। अब इन दोनों लाइनों को मिलाने पे जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसका स्लोप क्या होगा, एक इस मेथड निकाला था। तो इसमें स्लोप की फार्मूला है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तीन फॉर्म में हम लोग स्लोप निकालते हैं। और इसके आगे हम लोग आते हैं स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करने, मतलब उसको बनाने के लिए कितने मेथड हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। मीन्स स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कितने मेथड में मिलेंगे।
अब पहले हम लोग पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, पहले हम लोग समझे इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट मीन्स किसी भी लाइन द्वारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे काटे गए पार्ट, मीन्स जैसे ये लाइन गई है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अब उसके द्वारा काटे गए पार्ट, जैसे एक्स एक्सिस पे ए पार्ट काटा और वाई एक्सिस पे बी पार्ट, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। तो अब पहला हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या है, लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये m जो है ये है स्लोप और c क्या है, ये है y इंटरसेप्ट। लाइन द्वारा y इंटरसेप्ट जो काटा जाता है वो होता है c। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, जैसे हमें बताया जाएगा कि एक पॉइंट कोई ना कोई ए पॉइंट ऐसे दे दिया जाए, पॉइंट सेकेंड फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें हम लोग को कोई ना कोई एक पॉइंट दिया जाएगा और उस पॉइंट से कोई लाइन जैसे जा रही है, बाहर चली गई, ये कोई लाइन जा रही है, तो उस लाइन की हमको स्लोप बताई जाएगी कि इस लाइन की जैसे स्लोप m हो, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो वो होगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। इस तरह हम इस लाइन की इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। और थर्ड मेथड है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, हमें उस लाइन की स्लोप नहीं दी जाएगी, सिर्फ दो पॉइंट दे दिए जाएंगे a और b। ये दो पॉइंट दे दिए जाएंगे, अब इनसे जाने वाली जो लाइन होगी उसे हमको बताना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा दो पॉइंट दिए हों तो उनके बीच का स्लोप कैसे निकालेंगे। बस हमें क्या चाहिए, इन दोनों इस लाइन का स्लोप ही चाहिए। फिर हम किसी भी एक पॉइंट को मेन पॉइंट मान करके इस फॉर्म में वैल्यू उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो जैसे इसका पॉइंट दिया हो x1 कामा y1, x2 कामा y2, तो हम लोग इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हुआ, हमको स्लोप मिल गई। हम सिर्फ एक पॉइंट, हमें पता लग गया कि इस लाइन की स्लोप क्या है ये, और हमने सिर्फ एक पॉइंट उठा लिया और इस मेथड से अब इसके इक्वेशन निकालेंगे। कैसे होगा वो, y माइनस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 इक्वल टू स्लोप m की वैल्यू यहाँ पे क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और सीधा वही रख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x कोऑर्डिनेट। ये कौन सा फॉर्म हो गया, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म किस लिए कहा गया, क्योंकि इसमें हमें लाइन की स्लोप नहीं दी जाती है, हमें सिर्फ खुद निकालनी पड़ती है, इसलिए इसे कहा गया पॉइंट फॉर्म। और अब हम लोग पढ़ते हैं चौथी फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट बता ही दिया क्या होता है, तो अब लाइन का हो गया फोर्थ फॉर्म इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, जैसे कोई लाइन काट रही है ए और बी, इंटरसेप्ट काट रही है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे, तो हमें लाइन निकालनी है। इसका फार्मूला होगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये होती है लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म। 4 हो गए, अब पांचवा पढ़ते हैं हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म।
परपेंडिकुलर फॉर्म मीन्स हमें किसी लाइन पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा उसकी लेंथ बताई जाएगी और वह परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ, एक्स के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो बताया जाएगा। मीन्स जैसे ये लाइन है, ये लाइन जा रही है ए बी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर इसकी लेंथ बता दी गई हमें p, और यह एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो हमें ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो होगी x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p। ये होती है परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म लाइन की है, फिफ्थ फॉर्म है ये। अब बस इतने ही फॉर्म की हमें लाइन पता होती है। हम लोगों ने लाइन में पढ़ा जनरल फॉर्म, स्लोप, फॉर्म ऑफ लाइन। हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं यदि कोई लाइन, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है और कितना एंगल बन रहा है, मीन्स एंगल बिटवीन द लाइंस। किसी भी लाइन के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक एक्यूट बनता है, दूसरा ऑब्ट्यूज बनता है। और एक्यूट ऑब्ट्यूज कोई पहले से डिसाइडेड नहीं होता। जब हम एंगल की वैल्यू निकालते हैं तो उसको देखते हैं, यदि वह 90 से छोटा है तो एक्यूट होगा और 90 से बड़ा है ऑब्ट्यूज होगा। फिर उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। यदि क्वेश्चन में एक्यूट पूछा हो और हमारा निकला हो ऑब्ट्यूज तो 180 से माइनस कर दिया जाता है। यदि हमारा ऑब्ट्यूज निकला हो और पूछ एक्यूट रहा हो तब भी 180 से माइनस कर दिया जाता है। मीन्स जैसे ये दो लाइन दी हूँ L1 और L2, इनके बीच में देखिए एक्यूट ऑब्ट्यूज कैसे, एक एंगल ये बन रहा है θ1, एक एंगल ये बन रहा है θ2। इसमें से कोई ना कोई एक एक्यूट है और कोई ना कोई एक ऑब्ट्यूज है। इन लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग कैसे पता नहीं लगेगा। जब तक हम इसकी वैल्यू निकाल नहीं लेंगे तब तक हमें यह पता नहीं लगेगा। हमें ऐसे L1 लाइन की इक्वेशन दी गई हो ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0, दूसरी दी गई हो L2 इक्वल टू ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी जाएगी। अब इनका स्लोप हमें पता होगा, L1 का स्लोप हम लोग निकाल लेंगे m1 होगा हुआ, L2 का स्लोप निकालेंगे उसको हम m2 नेम दे देंगे। ये दोनों लाइन के हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है थीटा की वैल्यू। ये तो हमने बताया θ1 θ2 होती है, हम सिर्फ एक थीटा निकाल सकते हैं। वो तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये यहाँ पे लगेगा मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये एक्यूट भी होता है, ऑब्ट्यूज भी होता है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग डील करते हैं। हम लोग कैसे, अब इसमें ये हो गया एंगल बिटवीन लाइंस। अब कोई लाइंस होती होंगी जो पैरेलल होती होंगी और कोई लाइन होती होंगी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती होंगी। तो ऐसे कौन सी सिग्निफिकेंस है उनकी जो हम लोग पहचान लें कि वो परपेंडिकुलर हैं या फिर पैरेलल हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए जो क्वालिटी होंगी और पैरेलल लाइंस के लिए जो क्वालिटी होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस में होता है कि उनकी जो स्लोप होती है, दोनों लाइनों की जो स्लोप होंगी उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। मीन्स m1 डॉट m2 लाइन L1 का स्लोप और लाइन L2 का स्लोप, उन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। और पैरेलल लाइन में ये होता है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी स्लोपें भी इक्वल होते हैं। मीन्स m1 इक्वल टू m2। ये क्लासिफिकेशन है पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस का। एंगल बिटवीन लाइंस समझ आ गया हो गया। हम लोग पढ़ते हैं किसी लाइन के पैरेलल लाइन कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कैसे फाइंड करते हैं। अब इसे हम लोग पढ़ेंगे।
हमें एक लाइन दी जाएगी, फिर उसके परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन हमें फाइंड करना होगा। जैसे एक लाइन दे दी जाए L1 इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C इक्वल टू 0। अब इस लाइन के L1 लाइन के परपेंडिकुलर या पैरेलली हमें लाइन फाइंड करनी है। पहले हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइन फाइंड कैसे की जाएगी। अभी पैरेलल लाइन की कौन सी क्वालिटी हम लोगों ने पढ़ी कि उनकी स्लोपें इक्वल होती हैं। इस लाइन की स्लोप क्या होगी, इस लाइन की स्लोप M1 इक्वल टू होगी माइनस A/B। हमें स्लोप का एक और फॉर्मूला मिला कि जनरल फॉर्म में जब कोई लाइन दी होगी उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ S कोफिशिएंट अपॉन B कोफिशिएंट ऑफ Y। अब पैरेलल लाइन में इसकी स्लोप मीन्स लाइन L1 की स्लोप और लाइन L2 की स्लोप सेम होनी चाहिए, और स्लोप जो है वो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से डिफाइन हो रही है। मीन्स हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम रखना पड़ेगा, तभी उसकी स्लोपें सेम होंगी। मीन्स a x2 प्लस b y2 प्लस, अगर हम अब यहाँ पे आया कांस्टेंट टर्म, अगर कांस्टेंट टर्म सेम हो जाएगा, हर एक लाइन का कांस्टेंट टर्म अलग अलग होता है, अगर कांस्टेंट टर्म सेम हो गया तो फिर लाइन भी सेम हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म चेंज कर देते हैं। जितनी बार हम कांस्टेंट टर्म चेंज करते जाएंगे उतनी ही उसके पैरेलल लाइन मिलती जाएंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं परपेंडिकुलर लाइन कैसे मिलती हैं। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर की हम लोगों ने कौन सी क्वालिटी पढ़ी कि उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। मीन्स हमें M1 का स्लोप दिया हुआ है माइनस A/B, तो हम M2 का स्लोप निकाल सकते हैं, वो होगा -1 अपॉन M1। तो M2 इक्वल टू -1 अपॉन माइनस A/B, तो ये हो जाएगा B/A। B क्या है, S का कोऑर्डिनेट, किसके लिए, M2 मीन्स L2 लाइन के लिए ये क्या है, x का कोऑर्डिनेट, तो मीन्स BX, और ये कौन सा है, y का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे होगा AY। फार्मूले में क्या होता है, माइनस ऑफ x कोफिशिएंट, और यहाँ पे माइनस नहीं है। मीन्स हमें माइनस हटाने के लिए चाहे यहाँ पर यहाँ पे माइनस लगाएं चाहे यहाँ पे लगाएं, तो हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं माइनस, और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट हम कोई जोड़ लेते हैं लैम्डा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मूला। किसके परपेंडिकुलर, L1 लाइन के परपेंडिकुलर लाइन L2, उसका फार्मूला होगा BX माइनस AY प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये हो गई पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे कोई लाइन हमें दी गई हो और 2 पॉइंट दिए गए हों, और ये कहा जाए कि जो लाइन है वो दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। मैं सही बता, फिगर समझ में आएगा। दिया जाए कि जैसे ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं A और ये B, इन 2 पॉइंट से एक लाइन जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और x2, y2। इस लाइन की इक्वेशन तो हम लोग निकाल सकते हैं, पढ़ ही चुके हैं, पर हमें ये भी दिया गया कि एक लाइन है, उसका फार्मूला है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। ये लाइन इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन को किस एक रेशियो में डिवाइड कर रही हैं। जैसे हमने मान लिया M रेशियो N में डिवाइड कर रही हैं, तो हम इस रेशियो को या फिर इसके कोऑर्डिनेट को, जिस पॉइंट पे जा रही हैं उस कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करेंगे, F, Y। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला है, कोऑर्डिनेट रेशियो फाइंड करने। रेशियो जब मिल जाएगा तो उस रेशियो से फिर सेक्शन फार्मूला लगा करके हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो रेशियो फाइंड करने के लिए M/N इक्वल टू माइनस ऑफ, पहला पॉइंट उठाकर लाइन की इक्वेशन में रख देना है AX1 प्लस BY1 प्लस C इक्वल टू 0। फिर दूसरा पॉइंट उठाकर लाइन की इक्वेशन में रख देना है AX2 प्लस BY2 प्लस C। ये हो गया M/N। अगर M/N की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मीन्स ये लाइन जो दी गई होगी वो AB को इंटरनली डिवाइड कर रही होगी,
यदि m बाई n की वैल्यू नेगेटिव आ गई होगी तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि कंपटीशन लेवल में मैक्सिमम पूछा जाता है। अब हम किसी पॉइंट से किसी लाइन की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, इसे पढ़ेंगे। जैसे एक पॉइंट दे दिया गया हो A, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक लाइन दी गई होगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें निकालना है कि इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। डिस्टेंस से परपेंडिकुलर ही निकलती है, चाहे हमसे पूछे कि पॉइंट से लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है या पूछे कि पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस क्या है। उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है कि पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको लाइन के कोऑर्डिनेट पे, लाइन में जो एक्स वाई वेरिएबल होंगी उन पे पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। मीन्स d इक्वल टू, जैसे d इसके बीच में डिस्टेंस हो तो d इक्वल टू a मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला है वैल्यू निकालने के लिए। टॉपिक समझ आ गया होगा। हम लोग पढ़ते हैं कि यदि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन अ पैरेलल लाइन, ये हो गया क्या, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। अब पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। जैसे एक लाइन हो L1 और ये L2, इसके हैं ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0, ax2 प्लस bc1, b यहाँ पे x1 नहीं फिर c1 होगा, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन दी गई होंगी। अब इनके बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस हमेशा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकाली जाती है। ये नहीं कि आप ये डिस्टेंस पूछें, ये डिस्टेंस नहीं होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछी जाएगी। d इक्वल टू, इनमें पर इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इनका जो कांस्टेंट टर्म होगा उनका डिफरेंस मॉड ऑफ c1 माइनस c2। मॉड का मीन्स क्या होता है, अगर हम c1 c2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमारी वैल्यू इसे माइनस में आ रही है, जैसे -2 आ गई, -3 आ गई, कुछ भी आ गई, तो वो माइनस हट जाता है, सिर्फ 3 पॉजिटिव टर्म ही लिखा जाता है। मॉड की वैल्यू, मॉड में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब आज के लिए अब लास्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। किसी लाइन के सापेक्ष में किसी पॉइंट की डिस्टेंस क्या, मीन्स वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर स्थित है, मतलब कि ऑन द लाइन है, या लाइन से दूर है, या लाइन के मतलब अंदर है। इस टाइप में पोजीशन, किसी पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, मीन्स पोजीशन ऑफ पॉइंट रिस्पेक्ट टू लाइन। जैसे एक पॉइंट हमें दे दिया जाए a x1, y1 और एक लाइन दे दी जाए, ये लाइन दे दी जाए L1 ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये एक लाइन L1 दे दी जाए। अब हमें बताना है कि ये जो पॉइंट A होगा ये इस लाइन के कहीं ना कहीं ऊपर सिचुएटेड होगा, या इस लाइन से अवे होगा, मीन्स बाहर होगा, आउटसाइड होगा, या इस लाइन के अंदर होगा, इनसाइड होगा। ये बताने के लिए हमें एक टर्म निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा, इस पॉइंट
ये जो ए पॉइंट दिया जाएगा उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो होंगे वो लाइन में एक्स और वाई वेरिएबल जो होगा उसमें पुट किया जाएगा। मीन्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0। अगर यह इक्वल टू 0 आ गया तो मीन्स वह पॉइंट जो होगा पॉइंट ऑन द लाइन हो जाएगा, ऑन द लाइन। ये पॉइंट जो होगा वो लाइन के ऊपर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे सिचुएटेड होगा कहीं ना कहीं पे। अगर ये ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ये ग्रेटर देन 0 हो गया, जैसे इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, ये न्यूमेरिक वैल्यू ही हमें प्राप्त होगी ना। अगर ये 0 से बड़ी आ गई तो मीन्स ये आउटसाइड ऑफ द लाइन हो जाएगा, मीन्स ये लाइन से बाहर है। मीन्स पॉइंट आउट साइड द लाइन। अगर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी लेस देन 0 हो गया तो वो इनसाइड इस न्यूमेरिक वैल्यू की, यह न्यूमेरिक वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो वो इनसाइड लाइन होगा। मीन्स पॉइंट इनसाइड द लाइन। सभी लोगों को टॉपिक समझ में आ चुका होगा, देख लें समझ लें। अब सिर्फ स्ट्रेट लाइन में 2 से 3 से 4 टॉपिक बस बचे हुए हैं जो पढ़ाने हैं, नहीं तो स्ट्रेट लाइन लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये स्ट्रेट लाइन क्लास हाई स्कूल के लिए, फर्स्ट ईयर इंटर और अपर लेवल कंपटीशन के लिए भी पर्याप्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।